प्रेमचंद के खजाने में वैसे तो हजारों खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, सैकड़ों ऐसी महत्वपूर्ण छोटी सी कहानियाँ नहीं, पूरा मानसरोवर है उनके पास। अच्छा, ये एक मज़ेदार बात है कि प्रेमचंद का हंस और मानसरोवर ये दोनों कितना रिलेट कर जाता है। पत्रिका जो उस पर वो काम कर रहे थे उसका नाम हंस था, और जो कहानियों का संग्रह निकलता है मानसरोवर। वैसे ये दोनों एक ही जगह जाके जुड़ जाते हैं, कहते हैं मानसरोवर में हंस रहता है। तो शायद प्रेमचंद के भीतर जो कैरेक्टर था वो इन दो टाइटल से निकल जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा है, पर शायद कहीं किसी अंग्रेज राइटर ने ऐसा कुछ लिखा था कि जो किताब का टाइटल होता है, जो कवर होता है, वो बता देता है कि भीतर क्या होगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि कवर से आप किताब को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे देखे ऐसा मुझे लगता है कि जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, वो लेखक की पूरी कैपेबिलिटी को बताने की ताकत रखता है, अगर वो शीर्षक उसने खुद रखा हो तो जैसे शेक्सपियर कहता है नाम में क्या रखा है, लेकिन शेक्सपियर की कहानियों के नाम बड़े वैल्यूएबल हो जाते हैं, आप उन नाम को हटा करके कहानी को ठीक से सुन नहीं पाते। इसी तरीके से हम लोगों ने तुलसीदास पे चर्चा की। तुलसीदास की प्रत्येक किताब का जो शीर्षक है, जो उसका नाम है, वो बड़ा वैल्यूएबल है। रामचरितमानस को किसी और नाम के साथ आप बैठा ही नहीं सकते, कितना सोच के, कितना बैलेंस करके नाम उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे ही मानसरोवर और हंस, ये दोनों चीज़ें शायद प्रेमचंद के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। हंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें नीरछीर विवेक होता है, वो दूध और पानी को अलग कर लेता है, वो मोती चुंग करके खाता है, कूड़े के बीच में से वो सब छोड़ देता है, मोती मोती चुंग लेता है। तो प्रेमचंद के कैरेक्टर में ये बात है, वो दूध और पानी को अलग करने में समर्थ हैं, बांट लेते हैं। बड़ी बात जो है प्रेमचंद की, वो जिसको मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि तुलसी के बाद अगर किसी ने हिंदी के क्षेत्र में एक आंदोलन सा पैदा कर दिया किसी रचनाकार ने, तो वो प्रेमचंद ने किया। पद्य अवधि में अगर हम और हिंदी को मिलाकर के हम देखते हैं, चूंकि बहुत जिस हिंदी में अब हम बात करते हैं, तुलसी उस हिंदी में नहीं बोलते थे, तो एक तरीके से उनकी ज़बान जो है वो पूरी तरह से हिंदी की ज़ुबान नहीं कही जाएगी आज के परिप्रेक्ष्य में। मतलब आलोचनात्मक दृष्टि से अब उसे हम हिंदी नहीं कहते, उसको एक अलग भाषा में हम रखते हैं अवधि में, लेकिन फिर भी हिंदी के महाकवि हैं वो। तो तुलसी ने, और बहुत सारी रचनाएं उन्होंने बहुत हिंदी में की, तुलसी ने हिंदी में अंतिम जो सोपान है वो एक तरह से छुआ जा करके। अब उसके बाद जो भी कुछ रचा गया, आप कोई भी कविता पढ़ लीजिए, पद्य में जा करके कुछ भी पढ़ लीजिए, आप शायद धूमिल तक चले आइए निकल करके, आपको तुलसी की छाप उसमें मिल जाएगी, मानस उसमें कहीं झलक जाएगा। इतना इतना व्यापक लिख दिया कि उससे प्रसाद भी नहीं बच सकते थे, पंत भी नहीं बच सकते थे, निराला की शक्ति पूजा भी नहीं हो सकती थी, सब में तुलसी कहीं पीछे बहुत गहराई में बैठा हुआ था। लेकिन गद्य की दुनिया में, गद्य लेखन के अंदर प्रेमचंद एक बहुत बड़ी क्रांति है, और वो इसलिए बहुत बड़ी क्रांति है कि वो हिंदी के लेखक माने जाते हैं, लेकिन उनकी उतनी ही एक्सेप्टेंस उर्दू में भी है। प्रेमचंद के बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ आप वर्तनी, आप केवल स्क्रिप्ट बदल दीजिए तो वो कहानी उर्दू के रिसाले में जाकर के छप जाएगी, और आप बदल दीजिए, और वो उर्दू में लिखते भी थे। वो ज़्यादातर अपनी सारी स्क्रिप्ट जो है, उनकी जो मूल पांडुलिपि वो उर्दू की होती थी, चूँकि वो जाति से लाला थे, कायस्थ थे, और फारसी ज़बान पर उनका बड़ा कमांड था, उर्दू पर उनका बहुत कमांड था, इसलिए उनके कैरेक्टर रह रह करके उर्दू के बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, उनकी हिंदी की कथा पढ़िए, और उसके बीच में से अचानक से उर्दू का कोई लफ्ज़ आ करके बिल्कुल सामने टपकता है, और वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो उनकी जो भाषा है उसमें आप जयशंकर प्रसाद जैसी एक क्लिष्ट और परिष्कृत हिंदी नहीं आप देखते हैं, या आचार्य चतुर्सेन सेन की भाषा से थोड़ा हट जाता है, जिस तरह के उनके किताबों में दिखा है। निराला की भाषा से हट जाते हैं, इस तरीके की भाषा से ज़रा वो हटते हैं, और या शायद थोड़ा बचते हैं। वो उसी भाषा में बात करना चाहते हैं जिस भाषा में हिंदुस्तान बात कर रहा है। पहली चीज़ जो मुझे लगती है प्रेमचंद की बहुत बड़ी लोकप्रियता इसलिए है कि प्रेमचंद की भाषा वो भाषा है जिसमें हिंदुस्तान सोचता और बोलता था। हिंदुस्तान जयशंकर प्रसाद की भाषा में नहीं सोचता है, यही कारण है कि कामायनी समझ में नहीं आती है।
ये बहुत बड़ा कारण है। तो पहली चीज है कि वो जो तुलसी ने एक क्रांति की कि उसने उस भाषा और उस बोली में रामचरितमानस को लिखा जो उस वक्त का जनमानस समझ रहा था। तो प्रेमचंद ने उस भाषा और उस बोली का इस्तेमाल किया। मैं बोली इसलिए थोड़ा वो करके प्रेशर के साथ कह रहा हूं कि आपको साहित्य के भीतर, जैसे कालिदास और पहले के संस्कृत के नाटककार एक प्रयोग करते थे कि प्रायः जो शूद्र अथवा जो थोड़े लो क्लास के या फिर स्त्रियों के जो विमर्श होते हैं संस्कृत के ग्रंथों में, वो प्रायः प्राकृत में मिलते हैं, ना कि संस्कृत में मिलते हैं। वो एक बोली का ख्याल रखते हैं कि अगर ये कैरेक्टर बोलेगा तो इसी तरीके से बोलेगा। और ये बहुत बड़ा प्रयोग, संस्कृत में ये बड़ा वैज्ञानिकता का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है ना। भारवी की किसी रचना में, कोई कथा में ऐसा भी है, उसके अंदर भी कुछ इस तरह का इस्तेमाल हुआ है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति तोतला है तो वो तोतली जबान में ही चलेगा, या उसको बचाने की कोशिश की जाएगी कहीं ऐसा कुछ आए ना जो कि डिस्टर्ब कर सकता है। तो बोली का बड़ा केयर किया जाता था एक ज़माने में, और बाद में इसका प्रेमचंद ने बहुत अच्छा ध्यान रखा। तो उनके कहानियों के भीतर भाषा तो भाषा है, मगर वो परिष्कृत भाषा में और बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी में अपनी कथा को लिखने की अपेक्षा प्रेमचंद इस बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र दरअसल इस वक्त कैसे बोलेगा। तो ये कमाल की बात हिंदी के लेखन में उभर करके आती है। इसलिए प्रेमचंद के बाद जो राइटिंग सक्सेसफुल होती है, जो सफल होती है, वो दरअसल प्रेमचंद की बनाई लीक पर सफल होती है। प्रेमचंद के बाद हिंदी का जो कथाकार है वो उस तरीके से लिख नहीं रहा है जैसे निराला या प्रसाद लिख रहे थे। वो बचना शुरू करता है, और वो कहीं ना कहीं वो इस बात की कोशिश करता है कि वो प्रेमचंद की तरह कुछ नैसर्गिकता के साथ या जैसे का तैसे प्रेजेंट करने में सफल हो पाए। ये तो बोली और भाषा की बात है। इसी भाषा और बोली में एक चीज और जो मुझे अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, आपने अगर प्रेमचंद को पढ़ा है, अभी आप किसी एक फ्रेज का जिक्र कर रहे हैं, प्रेमचंद गालिब के बाद एक बहुत जबरदस्त, मुझे इसलिए मैंने प्रेमचंद को बहुत वैल्यू दिया कि तुलसी के जो साहित्य है उसके अंदर आप एक चीज देखते हैं कि तुलसीदास के मानस में या उनके लिखे हुए में तमाम जो दोहे या चौपाइयाँ हैं या उनकी कुछ जो लाइनें हैं वो कहावतों और लोकोक्तियों में बदल गई, वो फ्रेज बन गई। जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए, एक वहां से निकला और एक फ्रेज बन करके निकल आता है, समझ गए ना। तो ये जो फ्रेज बना देने की ताकत हो, ये वही जो राम रचि राखा, वो एक फ्रेज, ये बहुत बड़ी, किसी भी लेखक की सफलता अगर आपको देखनी है तो इस तरह देखिए कि उसने जीवन में कितनी कहावतें पैदा कर दी। तुमने पूरे जीवन बहुत अच्छा लिखा और एक भी कहावत नहीं तुम पैदा कर पाए, लोकोक्ति नहीं दे पाए जिसे लोक बोल रहा था। टैगोर की सफलता है लोकोक्तियां देने में सफल हो जाते हैं, लोकोक्ति नहीं तुम दे पाए कि सड़क पे चलता हुआ एक आम आदमी, लेमैन, अचानक से अपनी किसी विमर्श के दौरान, किसी वाद के दौरान, संवाद के दौरान, विवाद के दौरान कोई एक लाइन खींचता है कहावत की तरह और तुम्हारे मुंह पे दे मारता है, प्यार किया तो डरना क्या। अगर तुम एक लोकोक्ति दे पाते हो, एक फ्रेज दे पाते हो, कहावत दे पाते हो, तो तुम्हारे लेखक होना या तुम्हारा रचनाकार होना, मुझे लगता है तुम्हारी सफलता यही होती है। तुमने अगर बहुत बड़ा, अगर तुमने ग्रंथ लिखा और तुमने उसमें से एक कहावत नहीं दे पाए, और ये बहुत बड़ी मास्टरी है कि तुम एक कहावत दे पाओ, और अक्सर आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ जाएंगे, कोई एक लाइन याद नहीं रख पाएंगे। ये समस्या होती है बड़े लेखकों के साथ। आपको मुश्किल हो गया, आपको शायद ही मुश्किल होगा कि आचार्य चतुर्सेन की कोई एक बात कहावत की तरह क्या चल रही है कहीं, बहुत मुश्किल है। प्रसाद की कोई बात जो कहावत बन गई हो, नहीं मिलता है। एक दो मिलती हैं कविता के अंदर, जैसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस तरीके की कुछ बातें उन्होंने कविता में पैदा की, गद्य में से जल्दी निकल करके नहीं आता है। बाद में गालिब की शायरी में एक जबरदस्त ताकत दिखाई देती है, जो जितने उन्होंने शेर लिखे, जितनी उन्होंने गजलें लिखी, मुझे लगता है उतनी ही बड़ी संख्या में उन्होंने कहावतें भी, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं, कहावतें भी उन्होंने बिखरा दी अपने, उनके शेर कहावत की तरह इस्तेमाल होने लग गया। ये कमाल प्रेमचंद के पास है। प्रेमचंद की कोई भी कहानी आप पढ़ के निकलते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक बात होती है जो कहावत बन करके आपके साथ चली आती है। अभी आपने एक कहावत की बात की कि स्पष्टता
स्पष्टता के आड़ में अस्पष्टता, अस्पष्ट कार्य होते हैं। एक फ्रेज आपको याद रह गया, देखो पूरी कहानी नहीं याद आपको, लिटरेचर नहीं याद है आपको, ये फ्रेज कहीं याद है। ऐसे ही ये जिक्र कर रहे थे मंत्र का। मंत्र में एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं या फ्रेज बना देते हैं एक वो, लेकिन वो फ्रेज उनकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और ये एक ईमानदार लेखक का काम होता है। ईमानदार लेखक अपना ही गढ़ने में नहीं लगा रहता है। ईमानदार लेखक जो गढ़ा हुआ है उसको सजाने में भी बहुत इंटरेस्टेड होता है। खास तौर पे जब आप लोक में उतर जाते हैं, जब आप लोक गायक हो जाते हैं, जब आप जनवाणी बन जाते हैं, तो आपका कमाल इस बात में होता है कि वो जो आम आदमी बोल रहा है आप उसे साहित्य तक कैसे पहुंचा दें। और ये कमाल है प्रेमचंद का कि वो आखिरी आदमी की आवाज को ले आते हैं और उसे साहित्यिक बना करके परोस देते हैं। ये कमाल है। वो चुनते हैं, बिनते हैं, चुराते हैं। वो विक्टर ह्यूगो ने शायद कहा था कि दो तरह के रचनाकार होते हैं, एक नकलची होते हैं और एक चोर होते हैं, तीसरा रचनाकार नहीं होता है। नकलची रचनाकार बहुत घटिया होता है, वो घटिया वाला रचनाकार नकलची होता है। वो किसी बड़े व्यक्ति की कोई बात उठाता है और उसको हूबहू नकल मार के कहीं रख देता है। लेकिन जो बड़ा सृजनशील व्यक्ति होता है, रचनाकार होता है, वो किसी रचना को चुराता है और अपनी भाषा में उसे लपेट करके नई तरह से प्रस्तुत करता है, और यही उसकी सफलता होती है। ये बात भले ही व्यंग में हो, लेकिन ये बात बहुत गहरी है। हम में से कोई कोई नई बात नहीं कहता है, लेकिन हम किस तरह से उठाते हैं किसी बिंब को, कैसे हम उठाते हैं किसी भाव को, किसी शब्द को, ये कमाल सीखना होता है। और ये कमाल प्रेमचंद के पास है। तो मंत्र में एक फ्रेज देखिए 3 बार लौटता है उस कहानी के अंदर। अभी उन्होंने साकिब ने जिक्र किया उसका, बहुत अच्छी कहानी है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई अगर पूछे कि प्रेमचंद की कोई श्रेष्ठ रचना बताओ, तो मैं पहले मंत्र को उठाकर अलग कर देता हूं। शायद इसलिए कि इसमें प्रेमचंद ने जितनी खूबसूरती के साथ पूरे के पूरे सनातन वांग्मय को प्रस्तुत कर दिया है उतार करके, शायद कहीं नहीं किया होगा इस तरीके से। बाकी जगहों पर भी है, लेकिन कभी कभी एक शिखर आता है उभर करके, बिल्कुल है ना, वो एक शिखर है। यद्यपि प्रेमचंद की भी हालत, वो उनकी मानसरोवर भी दीवाने गालिब से कम नहीं है कि आप उनमें से किस गजल को चुने और किसको छोड़ दें, लेकिन फिर भी कोई कोई दिले नादा जैसी होती है बात। तो वैसा ही है मंत्र। मंत्र में बहुत अच्छा बताया कि भगत है और डॉक्टर चड्ढा की कहानी है। भगत का बच्चा बीमार है और वो जाता है और डॉक्टर चड्ढा के पास बैठता है और डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पे खड़ा है। डॉक्टर चड्ढा टाइम के बहुत पंक्चुअल है, वो हैं बहुत अच्छे डॉक्टर, लेकिन टाइम के बहुत पंक्चुअल है। मैं सुबह कह रहा था अनुपम जी से कि मुझे बिना स्नान भोजन नहीं करना मुझे, लेकिन बहुत अच्छा वो बना है खाना और मेरा मन कर रहा है, तो मैं अपना लोभ नहीं रोकूंगा सिद्धांत के लिए, मैं अपने लोभ को पहले पूरा करूंगा। मैंने ये बात कही थी, उसी बात पर हम लौट रहे हैं। सिद्धांत के लिए कुछ चीजें हम लोग बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार बहुत सी चीजों के लिए सिद्धांत भी छोड़ना चाहिए। ये एक समय जाकर के आपको बताता है कि तुमने सिद्धांत के चलते हुए कुछ बहुत खूबसूरत खो दिया। कोई लोभ भी बचा लेना चाहिए, कोई कायरता भी बचा लेनी चाहिए, कोई क्रोध भी बचा लेना चाहिए, कोई वासना भी बचा लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सिद्धांत के चलते तुम उसे छोड़ो, बहुत जरूरी है। सिद्धांत के चलते रंभा को क्रोध से विश्वामित्र पत्थर का बना देता है, तो मेनिका के सामने काम के वशीभूत आकर के गिर जाता है। तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलते हैं, प्रतिज्ञाएं तुम्हारी दूर तक नहीं चलती हैं। यही वजह है कि कृष्ण भीष्म के सामने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है तो कृष्ण हो जाता है। कृष्ण माने सुंदर, आकर्षक, भीष्म माने भयानक। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को बचा लेता है तो तीरों के सेज पे सोया रिस रिस के मरता हुआ दिखाई देता है। सिद्धांत बचा लेना हमेशा जरूरी नहीं होता। कई बार हमको जग हित में, जनहित में, परहित में या अपने ही सौंदर्य के लिए सिद्धांतों को छोड़ देना होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हिंदी के सिद्धांत या उस समय का जो एक हिंदी का प्रबल आंदोलन चल रहा था उसमें प्रेमचंद इस भाषा और इस शैली में नहीं उतर पाते, यह आंदोलन नहीं खड़ा हो पाता, या फाल्के सिनेमा नहीं बना पाता। सिद्धांत तो ये नहीं कह रहा था, जो नियम थे, जो कानून थे उस समय के, ये नहीं कहते थे कि तुम सिनेमा जैसी विधा में जाओ।
प्रेमचंद जी भी सिनेमा के गलियारे में भटके। और बड़े मजेदार बात आपको पता होगी कि प्रेमचंद जैसा सफल लेखक एक असफल स्क्रिप्ट राइटर रहता है, सिनेमा में चलता ही नहीं है, फेल हो जाता है जाकर के, वापस लौट आता है बेचारा बंबई से चक्कर काट करके, उसको बंबई नहीं रस आती है। और ऐसा होना ही था, ऐसा होना ही था, क्योंकि प्रेमचंद जिस शैली में और जिस युग में खड़ा होकर के बोल रहा था, तब तक सिनेमा उतना परिपक्व नहीं हो पाया था। सिनेमा प्रेमचंद के लायक नहीं था। प्रेमचंद तो सिनेमा के लायक थे, लेकिन सिनेमा, और अभी भी नहीं है। अगर अभी भी प्रेमचंद पे प्रयोग किए जाते हैं तो बहुत सफल प्रयोग दिखाई नहीं पड़े हैं प्रेमचंद के ऊपर। 2-3 फिल्में अच्छी बनाई गई हैं कोशिश करके, जिनमें से सबसे अच्छी सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी बनाई उनके ऊपर, और सदगति। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि जब भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा रचनाकार सत्यजीत रे जब हिंदी में काम करना चाहता है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता है सिवाय प्रेमचंद के, और वो प्रेमचंद की ही 2 कहानियों को लेकर के सिनेमा बनाता है। और मुझे लगता है कि किसी ने अगर प्रेमचंद के साथ न्याय किया है सिनेमा के जगत में तो सत्यजीत रे ने किया है। जिस तरह उन्होंने सदगति बनाई, जिस तरह उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी बनाई है, ऐसा लगता है कि आपने प्रेमचंद की कहानी को यूं सामने खोल दिया है नॉवेल को, और पन्ने पलटते केवल आप जा रहे हैं बहुत ईमानदारी के साथ। अक्सर फिल्मकार इतना ज्यादा छूट ले लेते हैं, कहानी में इतना अगड़म बगड़म अपना सिनेमाई पुट घुसा देते हैं कि वो साहित्य मर जाता है। और सत्यजीत रे ने इससे बचाया है अपने आप को, इसलिए बहुत खूबसूरत फिल्म है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सत्यजीत रे जो बांग्ला भाषी थे, जिनको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, एकेडमी उनको मिला, वो हिंदी की तरफ जब देखता है तो प्रेमचंद ही उसको दिखाई देता है। जबकि बहुत सारे वामपंथी लेखक बहुत अच्छा लिख रहे थे सत्यजीत रे के साथ, जिनका लाग लगाव भी था, लेकिन वो कुछ नहीं चुनते हैं, क्योंकि सत्यजीत रे को भी भारत की आत्मा में रुचि है। सत्यजीत रे भी शायद इसलिए इतने सफल हैं क्योंकि वो किसी पंथ के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो उन्मुक्त हैं, आसमान के ऊपर दौड़ रहे हैं। उनके वो बच्चों की नाजुक कहानियां और मजेदार बकवास भी उनको अच्छी लग रही है, तो उनको बड़ा सधा हुआ, आप मुझे उस दिन जलसा घर दिखा रहे थे, बड़ा सधा हुआ क्लासिकी भी उनको मजा दे रहा है। तो सत्यजीत रे वहां पे ये प्रेमचंद की सबसे बड़ी काबिलियत है कि वो हिंदुस्तान को जीते हैं, भारत को जीते हैं, और भारत का कैरेक्टर निकाल करके ले आते हैं, उसका चरित्र निकाल करके ले आते हैं, और उसके चरित्र को अलग अलग बिंबों में अलग अलग जगहों पर प्रतिबिंबित करते हैं, दिखाते हैं अपने लेखन के जरिए। डॉक्टर चड्ढा ठीक 6 बजे या 8 बजे बैडमिंटन खेलने का उनका समय हो जाता है, 6 बजे ही होता होगा, तो वो निकल करके जा रहे हैं और चला आता है बूढ़ा भगत की मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यद्यपि बच्चा उसका मर जाएगा, वो कह रहा है अपनी बीबी से कि बचना तो नहीं लगता, लेकिन एक बार देख लीजिए। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं अभी नहीं, बाद में आना, ये क्लिनिक का टाइम नहीं है, मेरे खेलने का टाइम है, मैं अभी खेलने जा रहा हूं। वो कहते हैं मेरा बच्चा तो नहीं बचेगा, मुझे पता है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, भगवान बड़ा कारसाज है। अब ये आप ये फ्रेज याद रखो, वो कहता है भगवान बड़ा कारसाज है, एक फ्रेज इस्तेमाल करता है और कहता है एक बार देख लीजिए तो तसल्ली मिल जाएगी, क्या पता भगवान बड़ा कारसाज है। पर डॉक्टर चड्ढा नहीं देखते हैं। प्रेमचंद बड़ा अच्छा उसे लिखते हैं कि और उसी रात उस बूढ़े का अंतिम चिराग भी उसके घर का बुझ जाता है। समय बीत जाता है, वक्त खत्म हो जाता है, और उसके बाद डॉक्टर चड्ढा का बच्चा जवान हो जाता है, एक बेटा जवान हो जाता है। इत्तेफाक से उसको उसकी प्रेमिका के उकसाने पर, प्रेमिकाएं अक्सर उकसाती भी रहती हैं, तो प्रेमिका के उकसाने पर वो अपने पाले हुए सांपों को दिखाने लगता है, और उसी में एक सांप जो है उसको डस लेता है, और डस लेने के बाद वो मृत्यु सैया पे पहुंच जाता है, लगभग मर ही जाता है थोड़ी देर में। ये खबर भगत तक पहुंच रही है सर्दी की रात में, भयानक रात में सर्दी के, वो किसी तरह चिलम सुलगा रहा है और उसकी बुढ़िया बगल में ऊँग रही है, वो डिबरी दिया जल रहा है मिट्टी के तेल का, कहीं किसी तरह थोड़ा बहुत, और कल का जुगाड़ कैसे होगा, 2 दिन का ही घर में बचा हुआ है, तंबाकू भी खत्म होने को आई है, ये सारी फिक्र में वो दोनों बहुत बूढ़े बुढ़िया वो पड़े हैं। और इतने में कोई दरवाजा खटखटाता और कहता है कि डॉक्टर चड्ढा का जो एक बच्चा है वो मर रहा है, भगत उसको सांप ने काट लिया है, तो तुम क्या जाओगे? तो भगत कहता है उस पापी को यही सजा मिलनी थी, भगवान बड़ा कारसाज है। द स्टेटमेंट जो इस्तेमाल करता है वहां पर, वो बस एक ही इस्तेमाल करता है, भगवान बड़ा कारसाज है। कहावत है, पहली बार
वो रिक्वेस्ट में है, दया है में, दयनीय अवस्था में बोलता है भगवान बड़ा कारसाज है, एक बार देख लो। आप अवस्थाओं को देखिए और उसके बाद उस फ्रेज का इस्तेमाल देखिए और लेखक का डेप्थ देखिए, कितनी गहराई में उतरता है प्रेमचंद, कि पहली बार दिखाता है दयनीय हालत में कि भगवान बड़ा कारसाज है, एक बार आप देख लीजिए, क्या पता कुछ हो जाए। दूसरी बार वो अपने अंदर जल रही आग को संतुष्ट कर रहा है, घृणा में कहता है कि भगवान बड़ा कारसाज है। एक बार हमारा बच्चा बाबू जब गोद में मर रहा था तो उनको खेलने की जल्दी थी, देखा नहीं उन्होंने। अब पता चलेगा कि अपनी औलाद के मरने का गम क्या होता है। ये कैरेक्टर को प्रेजेंट करने का तरीका देखिए, ईमानदारी देखिए, क्या लिखना चाह रहा है वो, समझिए। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बहुत लोग मानते हैं कि रशिया का जो एक साम्यवादी आंदोलन चल रहा था उससे प्रभावित हैं, बहुत गहरे तक होंगे किसी स्तर पे। हम सब पूरे विश्व से प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेमचंद बिल्कुल प्रभावित नहीं थे, बिल्कुल थे। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो जरा सा प्रगतिशील होता है वो कहीं ना कहीं साम्यवादी भी हो जाता है। ये कोई गाली नहीं है, अछूत हो नहीं है साम्यवादी होना, और यह प्रेमचंद की भी खासियत में दिखाई देता है। लेकिन प्रेमचंद विशुद्ध साम्यवादी लेखक नहीं है, और न तो वो दलितवादी लेखक है और न वो शोषित भारत की बात करता है। यही एक कहानी आपको बताने के लिए बहुत है कि प्रेमचंद दरअसल बात क्या करना चाहता है। घृणा में कह रहा है कि भगवान बड़ा कारसाज है, अब पता लगेगा बाबू को। लेकिन रात है, वो करवट करवट घूम रहा है, उसकी बुढ़िया कहती तुम न मानोगे, लगता है तुमसे नहीं बर्दाश्त होगा। चूंकि उसको झाड़ फूक आती है, उसे सांप उतारना आता है, तो कहती है लगता नहीं कि तुम मानने वाले हो, जिस तरह से तुम बार बार इधर उधर कर रहे हो। बोल तो कहता है ना, चूल्हे में जाए आग लगे खत्म हो, मैं तो आज बहुत ठंडक में हूं, आज और एक चिलम फूक पीऊंगा। क्या बात कहता है, आप पढ़ो, एक और चिलम फूकूंगा आज इस खुशी में। बुढ़िया सो जाती है और सीन चेंज हो जाता है। क्या आपने संपादन की बात की, पत्रिका के संपादन के साथ साथ कहानी में भी संपादन एक बहुत बड़ी बात होती है। रचनाकार अक्सर चूक जाते हैं संपादित करने में, इतनी बड़ी कविता लिख देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। इस मामले में गालिब बड़े बड़े तेज तर्रार थे, वो अपने शेरों को ऐसे फेंक देते थे जो उनको लगता था ये जरा भी मेयार से नीचे हैं। यही काबिलियत मुझे लगता है या दिखाई देती है प्रेमचंद की राइटिंग में। वो बिल्कुल उठा करके शायद उन सारे पन्नों को फेंक देते होंगे फाड़ के, जो लगता होगा ये बोझ बनने वाला, इसलिए उनकी कहानियां छोटी सी हो जाती हैं लेकिन इतना वजन रखती हैं, इतना वजन रखती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने मरकरी का, पारे का कोई वो उठा करके रखा हुआ है ना, वेट वो ले लेती हैं जबरदस्त तरीके से। तो उसने क्या कहते हैं, वो बुढ़िया जो है कि उसको तड़पता देखती, सो जाती, और कट्टू ये जो सीन बनाने की ताकत है वो प्रेमचंद सिखाते हैं कैसे आपको लिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब मैं कुछ लिखता हूं तो शायद प्रेमचंद कहीं है, चलते रहते हैं मेरे आसपास, और मुझे लगता है कि मैं वैसा लिखूंगा नहीं लिखूंगा, आई डोंट नो। लेकिन जो उनका संपादन था कहानियों को बदल देने का, अगला सीन कितना अच्छा खींचते हैं कि, और वो धुएं से, कोहरे से निकलता हुआ वो भगत चलता हुआ आ रहा है, वहां पर डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पे खड़ा, वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग रो रहे हैं, बिखर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो कहता है कि भाई मैं भी देख लूं। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, नब्ज खत्म हो चुकी है। वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। भगत कहता है भगवान बड़ा कारसाज है। ये तीसरी बार प्रेमचंद फिर से भगवान बड़ा कारसाज को इस्तेमाल करते हैं, कहता है भगवान बड़ा कारसाज है, क्या पता क्या हो जाए, आप घड़े मंगाइए। पहली बार वो रिक्वेस्ट में कहता है, दयनीय अवस्था में जाकर के कहता है, बेग करता है, भीख मांगता है, बेगिंग, बेग कर रहा है। दूसरे में अब्यूज करता है, घृणा में कहता है, नफरत में कहता है, एंग्विश, गुस्से में कहता है, और एक तरह की ठंडक है, नफरत की खुशी है उसके अंदर, उसमें कहता है। और तीसरे में जाकर के वो प्रे करता है, वो प्राइड के साथ कहता है, वो देने की अवस्था में जा रहा है। पहली बार एक ही स्टेटमेंट से वो एक ही व्यक्ति के जीवन की 3 घटनाओं में 3 स्तर पर उसे दिखाता है। पहले में वो भिखारी है, दूसरे में वो क्या कहते हैं, एक नीच और कुत्सित मनुष्य हो जाता है, और तीसरे फ्रेम में उसी एक डायलॉग के साथ वो देवतुल्य है, वो देवता की तरह खड़ा है, अब वो देने जा रहा है। और वो कहता है भगवान बड़ा कारसाज है, अब पानी मंगाओ, हम देखते हैं।
और पानी डाला जाता है, वो मंत्र फूंकता रहता है और आखिरकार उसके बेटे को होश आ जाता है। जब होश आ जाता है तो क्या चित्रण है। सबसे खूबसूरत बात जो प्रेमचंद अपने सोच की इंतहा पे पहुंचता है और जहां पर वो दरअसल भारत को बताना चाहता है कि क्या है पश्चिमी सभ्यता और क्या है भारत की सभ्यता, आप केवल अंतिम दृश्य के 4 लाइनों में आप उसे देख सकते हैं। और यही प्रेमचंद है जिसकी वजह से मैं यह मानता हूं कि वो तुलसी जैसा प्रभावशाली होता है। आकर के गद्य में वो कहता है कि जैसे ही वो जीवित होता है मानो जीवन मिल गया डॉक्टर चड्ढा को, सभी खुशी और जश्न के माहौल में खो जाते हैं, सारे गले लगाने लगते हैं, सब खुश हो जाते हैं, सब डूब जाते हैं मस्ती में। अचानक से होश आता है डॉक्टर चड्ढा को कि अरे वो बूढ़ा कहां है, उसे कुछ दे दो, उसे कुछ दे दो। क्या दे सकता था वो अपने बच्चे की जिंदगी के बदले। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रेमचंद यहीं पर स्टैंड करता है गरीब भारत का अमीर हृदय, जो वो बार बार अंग्रेजों से शोषित भारत के भीतर बार बार प्रेजेंट करने में लगा रहता है। वो ये बताना चाहता है कि गलती से दुनिया ये ना समझ ले कि भारत गरीब है। वो ये बताना चाहता है कि भारत आर्थिक रूप से विपन्न है किन्हीं कारणों से, लेकिन यह आंतरिक रूप से अत्यंत धनाढ्य है। और यही वजह है कि प्रेमचंद को पढ़ने के साथ साथ देश के अंदर और भी ज्वाला भड़कती है स्वतंत्रता संग्राम की, जबकि वो शायद ही कभी खुलेआम झंडा उठाने की बात करता है। मगर वो चोट मारता है, पूरी पाश्चात्य सभ्यता को धराशायी कर देता है। वो शुरू में कहता है कि वो अंग्रेजों की तरह, साहब की तरह उनका टाइम टेबल चलता है। साहब लोग अपने टाइम टेबल से समझौता नहीं करते हैं, वो अपनी खुदगर्जी के साथ इतने बंधे हुए होते हैं कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये पाश्चात्य संस्कृति है। और दूसरा व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति और संस्कार में पोषित होता है, वह दूसरे को प्राण दे देता है, अपने प्राण को हथेली पर लेकर। सर्दी के रात में एक 80 साल 70 साल का बूढ़ा, जो आपको इमेज होती है उसके अंदर, वो निकल करके आएगा, एक बच्चे की जिंदगी देगा, वो भी अपने दुश्मन के बच्चे की, वो भी छोटे मोटे दुश्मन के बच्चे की नहीं, उस दुश्मन को जो उसके बच्चे की मौत का एक तरह से कारण बनता है, वो उसको जान उसको लौटाता है। और दोनों का पेशा एक दिखाया है प्रेमचंद ने। ये और बड़े कमाल की बात है। एक गांव की उझैती करता है, यानी कि प्राचीन उस गांव को जिसको कि अंग्रेज अंधविश्वासी और मदारियों का देश कहते थे भारत, शायद ये कहीं एक ठेस जाकर के प्रेमचंद के हृदय में लगती है। उसी मदारी से एक कैरेक्टर निकालते हैं और एक को दिखाते हैं अंग्रेजी पद्धति में पढ़ा लिखा डॉक्टर। वो डॉक्टर अपने बेटे को नहीं बचा पाता है, उसका बेटा उसके सामने मर जाता है। लेकिन ये गांव का एक ओझा, एक गांव का एक कमजोर आदमी, गांव का एक अनगढ़ पढ़ा लिखा परंपरा से सीखा हुआ व्यक्ति, वो उस मुर्दे को जिंदा कर देता है। कोई फीस नहीं लेता है, चुपचाप अंधेरे में खो जाता है। जहां पे प्रेमचंद अपने उरूज पे जाता है, वो यहां पे जाता है कहानी कि भगत जैसे लोग कहीं रुकते नहीं हैं क्योंकि उन्हें कोई चाह नहीं। ये अंतिम लाइन है, क्योंकि उन्हें चाह नहीं है, वो देने आते हैं, लेने नहीं आते। कौन देने जा रहा था? वो ये बताना चाह रहे थे कि भारत को जो तुम गुलाम बनाए हुए हो, ये भारत की अपनी सादगी, उसके भोलेपन की वजह से तुमने इसको बनाया हुआ है, ये इसकी किसी वीकनेस की वजह से तुमने नहीं बनाया हुआ है। इसलिए उस कहानी का नाम वो चुनते हैं मंत्र, और उसमें मंत्र है भगवान बड़ा कारसाज। ये ताकत है प्रेमचंद की। दूसरी कहानी का उन्होंने जिक्र किया ईदगाह। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में गहरी संवेदनाओं को अगर कोई पैदा कर सका होगा तो उसमें इसे एक कहानी ने किया होगा। अब नहीं मुझे पता अब ये कहाँ पढ़ाई जाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। सुनने में आता है कभी प्रेमचंद को शायद अब कोर्स से हटाने की भी कुछ बातचीत चलती है, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन यूपी बोर्ड में हम लोग शायद क्लास 5th या 4th में थे तो ईदगाह पढ़ने को मिल गई थी। और हैरत अंगेज बात ये थी कि उस एक ईदगाह ने मुझे अब तक झिझोड़ करके रखा हुआ है। अगर मुझे लगता है कि आज की दुनिया में हम अपने बच्चों को ईदगाह पढ़ाते हैं तो शायद हम अपने बच्चों को एक बेहतर जवान आदमी बना सकेंगे। हमने ईदगाह पढ़ाना बंद कर दिया होगा शायद। एक गरीब बच्चा, आपको मैं फिर इसलिए सेम कहानी पर सेम केवल एक स्थान बदल देता है, एक में वो पूरा का पूरा परिदृश्य सो कॉल्ड
एक संप्रदाय यानी हिंदू घर में दिखाया जा रहा है और दूसरे में पूरा परिदृश्य लेकर के वो पहुंच जाते हैं एक मुस्लिम घर में, एक गरीब मुस्लिम घर में, जहां एक नानी और एक नाती रहता है। माँ बाप उस बच्चे के नहीं है, एक तरह से बच्चा अनाथ है और नानी रहती है। नानी किसी तरह से बर्तन वर्तन आसपास शायद धुल करके वो अपना पालन पोषण कर रही है उसका। वो बैठ करके अपनी नानी के पास खेलता है, देखता है। ईद आ गई है, दूसरे दिन नानी को कुछ देना है तो नानी उसको क्या देगी, 2 रुपए शायद, या और भी कुछ कम, 3 आने, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले की बात है, पर ऐसे कुछ छोटा सा पैसा, 2-3 आने जो भी है वो उसको दे देती है कि वो जाए और बच्चा उसका मना करके ईदगाह, जुमे की नमाज के बाद ईदगाह में घूमे और जो उसे लेना है ले ले। वो जाता है, देखता है बहुत सारी चीजें। और यहां पर जो प्रेमचंद का कमाल है वो किस तरह से वो बाल मनोविज्ञान के साथ खेलते हैं। और ये एक लेखक में मुझे लगता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों के मनोविज्ञान पर उतरकर कुछ कहना, क्योंकि हम बड़े होते ही बड़े सड़े हुए हो जाते हैं। और वो बिल्कुल ईदगाह में, वो हमीद नाम है शायद लड़के का, क्या हमीद के द्वारा वो छोटे बच्चे के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन दरअसल वही बात होगी, फिर से वही प्रेमचंद की कंटिन्यूटी है जो टूटती नहीं है कभी। वो मंत्र से ईदगाह तक पहुंच जाती है। वो वहां जाते हैं और हमीद को के थ्रू दिखाना शुरू करते हैं कि क्या है भारत। अगर बूढ़ा भगत ये है तो यहाँ का बच्चा क्या है, यहाँ का बच्चा भी वही है, कुछ और नहीं होने वाला है, द सेम कैरेक्टर। तो वो जाता है और जाकर के वहां पर वो बहुत सारी चीजें देखता है। उसके मन में लालच आती है, कोई गुड्डा ले लिया, कोई गुड़िया ले लिया, किसी ने फिरकी ले ली। और सब बच्चों में एक कपट है, दिखाने की आदत, हमारे पास ये है, हमारे पास ये सब प्रेमचंद दिखा रहा है। उसका लालच भी दिखा रहा है कि अगर मैं एक आइसक्रीम खा लूं, बर्फ का गोला खा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। नहीं, उसके जहन में आता है कि अरे रे रे, रात को देखता है कि उसकी नानी जब रोटी सेकती है तो उसमें से उसकी उंगलियां जल जाती। तो ये जो सेंसिटिविटी का एक लेवल है, उस सेंसिटिविटी की वो हाइट पर जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तो चिमटा खरीदूंगा। और वो चिमटा लेकर के आता है और ला करके वो उसे अपनी नानी को देता है। ये जो कैरेक्टराइजेशन है कि भगत अपने मरे हुए बच्चे को भूल करके दूसरे मरे हुए बच्चे को जिलाने निकल जाता है। एक छोटा बच्चा हमीद अपने खेल खिलौने भूलकर अपनी बूढ़ी नानी की जलती हुई उंगली का ख्याल रखता है और उसके लिए चिमटा लेकर के। ये प्रेमचंद अपने कैरेक्टर में स्टैब्लिश करते हैं। अपनी कहानियों से वो भारत की बुलंदी दिखाना चाहते हैं, ना कि कोई दलित और शोषित भारत दिखाना चाहते हैं। प्रेमचंद भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कौन हो। अल्लामा इकबाल जैसा कहते हैं, अपनी नज्मों में, अपनी गजलों में कहने की कोशिश करते हैं, तू शाही है बसेरा कर चट्टानों की, क्या है, पहाड़ों की चट्टानों पर। ये जो उनका अंदाज था कि तुम बांझ हो, तुम ये क्या बुलबुल की तरह मटक रहे और लोग तुम्हें मार रहे हैं, ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम जिंदा हो और बाहर निकलो। यही प्रेमचंद कह रहा है, लेकिन उसका लहजा ऐसा है कि वो बहुत विवाद में नहीं पड़ना चाहता और कोई सृजनकार बहुत विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। वो ये बताना चाहता है केवल कि दरअसल तुम्हारे अंदर जो सुषुप्त हो गई है चेतना, जो तुम्हारा चरित्र, जो तुम्हारा किरदार, तुम्हारा जो कैरेक्टर सो गया है, तुम्हें उसको जगाना होगा, बाहर लेकर के आना होगा। और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं वो बार बार कि भारत विपन्न नहीं है, भारत दबा कुचला नहीं है, भारत बेवकूफ नहीं है। तुम भारत को सभ्य नहीं बना सकते हो। हर बार उनका थप्पड़ है पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर जो अपने को सभ्य कह रही थी। हमीद कितना सभ्य है, उसकी सभ्यता का अंदाजा लगाओ। जब अमीर घर के बच्चे अपने लिए खिलौने ले रहे हैं, उस वक्त वो चिमटा लेकर के अपनी नानी के लिए जा रहा है। ये सभ्यता है। जब मंत्र का भगत जब जाकर के उस सर्दी की रात उसे जिलाकर बिना किसी थैंक यू के चला जाता है, एक धन्यवाद लेने के लिए नहीं रुकता है, ये सभ्यता है। सभ्य मनुष्य यही करता है, वो थैंक यू सुनने के लिए नहीं खड़ा रहता है। और यही बात है कि जब गिल्ली डंडा जैसी वो कहानी लिख रहे होते हैं और उसके अंदर जब बाबू बनकर के वो आ जाते हैं, बचपन के अपने साथी को याद करते हैं कि अच्छा वो मेरे बचपन का वो एक चमार साथी जो था, उनके साथ गिल्ली डंडा खेलता था, उनको हरा देता था। कहता है अब बताऊंगा उसको, क्योंकि अब तो घर गृहस्थी में फंस करके मोटा भद्दा हो गया वो गरीब आदमी, अब ये बाबू बन गए, इनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। और वो आते हैं गिल्ली डंडा खेलते हैं उस चमार के साथ
उसके साथ वो गिल्ली डंडा खेलते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि बाबू हरा देते हैं उसको। जब उसको, ये प्रेमचंद है और उसको समझना पड़ेगा वो बार बार क्या बता रहा है, हरा देते हैं वो जाकर के और बड़े शान से निकलते हैं और कहते हैं कि यार तू तो खत्म हो गया। अब तो बोलता है कि अब घर गृहस्थी में ऐसा फंस गए अब हम क्या खेल पाएंगे, बाबू आपकी बात अलग है। दूसरे दिन वो लौट रहे हैं जब, तो अचानक वो दूर देखते बच्चे शोर मचा रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। चूंकि इनको अपना शौक पसंद है तो रुक जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही देखते हैं तो देखते हैं वो भी खेल रहा है, उसका जो चमार साथी है, जो भी कुछ शायद चमार ही साथी लिखा है, ऐसा कुछ है, वो खेल रहा है गिल्ली डंडा और वो हवा में उड़ा उड़ा करके मार रहा है। और उस वक्त प्रेमचंद अपनी कहानी खत्म करते एक ही लाइन में पूरी की पूरी कहानी को एक कहावत में बदल के रख देते हैं कि वो दरअसल मैं जीत नहीं रहा था बल्कि वो हार रहा था। एक छोटे आदमी का एक बड़े आदमी की इज्जत रखने के लिए अपनी इज्जत घटा देना कितनी बड़े मैसेज को कन्वे करता है कि छोटे आदमियों ने बड़े आदमियों की इज्जत रखने के लिए अपनी इज्जत कम करके रखी हुई है। ऐसा है नहीं कि बड़े आदमी इज्जतदार या टैलेंटेड हैं, वो शायद संकोच में ये चीजें छोड़ देते हैं। ये जो संकोची भारत है वो संकोची भारत दिखाते हैं। और कैरेक्टर कहां से लेकर के आते हैं, ये दलित विमर्श नहीं वो कर रहे हैं, वो सिर्फ कैरेक्टर की बात, क्योंकि रियलाइजेशन कराने के लिए वो एक बड़ी जाति के व्यक्ति को सामने खड़ा करते हैं। जो उसे देखकर रियलाइज कर रहा है वो एक बड़ी जाति का व्यक्ति, और वो कहता है कि दरअसल मैं जीत नहीं रहा था, वो अपने को हरा रहा था, वो मुझे जीतने दे रहा था। ये रियलाइजेशन लेकर के वो आते हैं। वो कहीं गिव एंड टेक में है। बड़े भाई साहब जैसे, बड़े भाई साहब बार बार फेल हो जाते हैं। क्या मजेदार कहानी है हा? आप पढ़िए तो हंसते हंसते गिर जाइएगा। आप हिंदी का खेल देखिए और जो मैथमेटिक्स का मजाक उड़ाते हैं उसके अंदर वो जा करके, और हिस्ट्री का अंग्रेजों की, कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये अंग्रेज इतिहास क्यों लिखते हैं जब इनको यही बताना होता है हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय, हेनरी चतुर्थ। अरे इनके बाप बाप को कोई दूसरा नाम नहीं मिलता था, किसी का नाम जॉन, किसी का जोसेफ रख देते, सबको हेनरी ही लिखा है, अब कोई क्या याद करेगा। ये जो वो जो एक सब्जेक्ट के साथ जो एक मजाक बनाते, एक फेलियर बच्चे के जो एक्सक्यूज और जस्टिफिकेशन पर जो ये बात करते हैं, एक फेल हो जाने वाला बच्चा जब थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है तो वो कैसे अपने भाई पर अपना रौब डालता है और कैसे जस्टिफाई करता है अपने फेल होने को। तो ये बड़ा कमाल है। वो कहते हैं कि बेटा अभी तुम पहुंचो तो तुम मैट्रिक में, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है पढ़ाई, अभी तो 5th 6th में बड़ा उछल रहे हो। वो भी डर के लौट जाता है कि भाई साहब से बात नहीं हो सकती, बात तो सही कर रहे हैं। करते करते कहानी में भाई साहब और छोटा भाई एक ही क्लास में चला रहा है, वो लगातार फेल हो रहे हैं। उस वक्त भी वो कहते कि बच्चों अब आ गए हो, तुमको क्या लगता है तुम पास दिन भर जो आवारागर्दी कर रहे हो, अच्छा ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, कितना बढ़िया दिखा रहा है कि दिन भर किताब में सर फोड़ने से तुम नहीं पढ़ोगे। इस बात को भी उस जमाने में बता रहे कि एजुकेशन को बोझ की तरह बच्चे पे मत डालो। कितना दूर तक जा रहा है व्यक्ति। जो व्यक्ति नायक की तरह चल रहा है वो दरअसल कभी पतंग उड़ा रहा है, कभी गिल्ली डंडा खेल रहा है। और ये बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ते रहते, किताब निकलते तो कान मरोड़ के लिए पढ़ो पढ़ो बेटा, नहीं तो फेल होने वाले हो तुम। और अंतिम कहानी के फ्रेम में छोटा भाई पास है, बड़े भाई साहब फेल हो चुके हैं। जब बड़े भाई साहब फेल हो चुके हैं उसके बाद वो फिर पहुंचता है, बड़े गर्व के साथ सीना वीना फुला करके वहां पर जाता है, और फिर उसको कान मरोड़ करके कहते हैं कि कुछ भी हो पर बड़ा तो मैं ही रहूंगा। और उस वक्त वो कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते, मैं सोचता हूं बड़े तो यही रहेंगे। ये जो अचानक से बिल्कुल संवेदना में उनका प्रवेश होता था, ये जो बहू की विदा करते हैं और जो वो निर्मला लिखते हैं, जब वो कर्मभूमि लिखते हैं, जब वो गबन लिखते हैं, जब वो गोदान लिखते हैं, आप जरा उनके अंदर के संघर्ष देखिए। नमक का दरोगा लिखते हैं और नमक के दरोगा में भी कहावत पैदा कर देते हैं कि ऊपर की आमदनी। नमक का दरोगा उस जमाने में लिख रहे हैं, 20-30 के दशक में लिख रहे हैं जाकर के वो, और उसके अंदर वो आकर के लिखते हैं कि बाप कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तनख्वाह पे मत जाओ, ऊपर की कमाई देखो। भ्रष्टाचार कितना है उस जमाने में, आज भी यही है। आज भी हर माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए बड़ा सिविल सर्विसेज में जाएगा कि ऊपर की कमाई बहुत लाएगा। किसी को शौक नहीं कि लोक सेवा करे, कोई माँ बाप नहीं चाहता, और अमूमन कोई बच्चा भी नहीं चाहता। सारे बच्चे एक अफसर शाही चाहते हैं, उनको चाहिए एक बढ़िया सा तगमा,
मैंने अपने जीवन में एक भी बच्चे को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो इसलिए नहीं देखा कि वो दलितों और शोषितों का उत्थान करने के लिए जा रहा था। वो केवल और केवल अपने अहंकार को जरा और पोषित करने के लिए जा रहा था। इसलिए ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है। और माँ बाप भेज रहे थे कि बिहार में तो इसलिए भेजते हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तुरंत लड़का हो जाता है, सिविल में इंटरव्यू में बैठने के साथ 20-25 लाख का हो जाता है, दहेज फट से आ जाता है। कहाँ है वो, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, 10 लाख का माल। पहला मेंस उसने निकाल लिया है, प्री निकाल लिया है, तो 25 लाख का हो गया। अच्छा मेंस में आ गया 50 लाख, इंटरव्यू में 75 लाख रुपए निकाल लिए, 1 करोड़ रुपए का माल है। ये हालत है उसकी। सेल करते हैं, बेचते हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं। क्यों डॉक्टर बना रहे हैं आप? डॉक्टर चड्ढा ही तो बनेगा अल्टीमेटली। डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर खून पी पी करके पैसे लेकर के आएगा। अभी कहीं एक रिपोर्ट आई है कि सबसे अधिक शोषण करते हैं जनता का, डॉक्टर कर रहा है शोषण। और मजबूर आप ऐसे हैं कि डॉक्टर से लड़ भी नहीं सकते, क्यों कहीं आप लड़ गए तो फिर कौन आपका इलाज करेगा। तो नमक का दरोगा बनाते समय वो इन सब चीजों को, वो इस इंसान की फितरत पे दरअसल बात करता है प्रेमचंद। वो इस पर बात नहीं करता है कि सिर्फ भारत में ये चलता है, वो दुनिया, लेकिन वो भारत के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। और इसलिए प्रेमचंद जब भी निर्मला की बड़ी दयनीय दशा है, बूढ़े व्यक्ति से शादी हो जाती है, जवान महिला है, कितने उसके अरमान होंगे, उसमें वो यौन अरमानों की चर्चा भी करता है। ये उसकी बड़ी बोल्ड स्टेपिंग है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रेमचंद ने एक बहुत महावाक्य एक जमाने में लिखा, जिसको बाद में रजनीश ने बहुत भुनाया, बड़ा कैश किया अपने आगे बढ़ने पर। प्रेमचंद ने अपने युग में यह बात लिखने की हिम्मत की कि जब एक पुरुष अपने पुरुषत्व के शिखर पे पहुंचेगा तो स्त्रैण होने लग जाएगा। बाद में इसको बड़ा रजनीश ने कैश किया अपने जमाने में, ओशो ने, बगैर प्रेमचंद का नाम लिए, मानो ये उसकी खोज हो। लेकिन प्रेमचंद भी भगत जैसा, उसको फर्क नहीं पड़ता है, मुर्दे जिंदा होने चाहिए जैसे भी हो जाए, नाम लेना मुर्दे को जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, कर दिया। तो ये एक बड़ी बात होती है जो कि प्रेमचंद निर्मला जैसी जगह को लिखते हुए केवल आपको ऊपर से एक झटके में पढ़ने में ऐसा लगता है कि भारत की शोषित महिला है, लेकिन नहीं, शायद वो भारत की महिलाओं के भीतर के अदम्य साहस की बात करता है, उस पेशेंस की बात करता है, और उस परंपरा को जी लेने की ताकत की बात करता है जिसकी उस जमाने में बहुत जरूरत थी। समसामयिक भी होता है लेखक। निर्मला 21वीं शताब्दी में हो सकता है हमारे लिए इतना मतलब नहीं रखती, लेकिन उस युग में जरूरी थी, जब उसके पति को मरने जाना है, जब उसके बेटे को मरने जाना है और उसे अपने घर का पोषण करना है, उसे कहीं ना कहीं सहनशील होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे दरवाजे के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और उसको अपनी उन इच्छाओं को एक ताक पे रखना पड़ेगा जो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस मैसेज को किसी बात कहने का तरीका, रंगभूमि, कर्मभूमि, वो अपनी जो भी कथा कहते, नायक के भीतर के द्वंद्व दिखाने में, अपराध करने से पहले, गबन पढ़ते समय, गोदान पढ़ते, सदगति, आप सदगति पढ़ते समय आप हो सकता सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद का एक जबरदस्त आप दबाव देखते हैं, लेकिन आप उसी सदगति के भीतर आप एक और बहुत बड़ा मैसेज देखते हैं कि धर्म सुरक्षित रहता है उन लोगों के द्वारा जो अंतिम होते हैं, जो आखिरी खड़े हैं कतार में। प्रेमचंद उधर नजर रखे हुए कि किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश का धर्म, किसी भी देश का समुदाय या संप्रदाय अंतिम लोगों द्वारा सुरक्षित किया जाता है, पोषित किया जाता है। चाहे वो 1.25 सेर गेहूं हो, आप 1.25 सेर गेहूं में मरते हुए व्यक्ति के सिद्धांत के ऊपर नजर डालिए, वचन निभा रहा है ये जानते हुए कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, श्रूड है ये आदमी। ये भले ही ऐसा लगता हो प्रथम दृष्टया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब चीजें अच्छी हैं, हमको सूदखोरी करनी चाहिए, हमको नहीं, प्रेमचंद ये भी नहीं कर, प्रेमचंद तो व्यंग कर रहा है, प्रेमचंद स्थितियों को सामने रख रहा है और वो बार बार ये बता रहा है कि तुम्हारी परंपरा में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे संप्रदाय में या तुम्हारे भारत की आत्मा में दरअसल बार बार उदात्त चित्तता छुपी हुई है, उदारता छिपी हुई है। तुम्हें इसमें जाना पड़ेगा। जो उनको ये दिख रहा था कि अंग्रेजों द्वारा पोषित हुए एलीट क्लास में खत्म होता जा रहा है और जो निचला क्लास है, जो अभी भी कहीं भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। इसलिए प्रेमचंद का भारत बहुत अमीर भारत है। ये बात और है कि वो बाहर से शोषित, दलित, गरीब लगता है, लेकिन अपनी आत्मा से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से वो शायद
दुनिया की किसी भी शहर को, दुनिया के किसी भी राष्ट्र को चुनौती दे सकता था 1920, 30, 35, 40 के दरमियान। और यही उनका कमाल है, क्योंकि किसी भी देश को कोई भी क्रांति करने के लिए, इनकलाब करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो यही चाहिए कि उसका अपने प्रति एक आत्माभिमान हो, आत्मगौरव हो, जो भारत में लगभग 100-150 सालों में खो गया था। और सिर्फ प्रेमचंद अपनी पूरी जिंदगी उस आत्मगौरव को जिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं उन्हें कलम का सिपाही कहता हूँ। थैंक यू।